हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल, जो क्लास 12th के भूगोल का लास्ट चैप्टर है, जिनका नाम है मानव बस्ती। इसका हमने 2 वीडियो दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिनमें पार्ट को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। स्थान क्या है, स्थिति किसे कहते हैं, मानव बस्तियां क्या है, मानव बस्ती के प्रकार, मानव बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक, नगरीय जनसंख्या, मेगा सिटी और मिलियन सिटी इत्यादि इत्यादि। इन सारी बातों को हमने समझाया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए हमारी चैनल पर और वो वीडियो देखिए, तब आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि आप आए हैं अति लघुतरीय प्रश्न उत्तर देखने के लिए, तो आपको इसको देखने से पहले उसको देखना चाहिए। किसको? वीडियो को, उसको नहीं, वीडियो को। तो वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अगर देख लिए है तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सुनिएगा। क्वेश्चन 1 कहता है नगरों के प्रमुख कार्य क्या है। गौर करके देखो कि हम लोग नगर क्यों जाते हैं। नगर जाने के पीछे का क्या रीजन होता है। या तो हम किसी चिकित्सा सुविधा के लिए जाते हैं, परिवहन की सुविधा के लिए जाते हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए जाते हैं। तो इन सब कारणों के, यानी कि नगर का काम क्या है कि अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, परिवहन की सुविधा, संचार की सुविधा या वाणिज्य व्यापार। इन सारे कार्यों को करने के लिए तो ही हम शहर जाते हैं। तो यही सब कार्य है उनका। हो गया, बात खत्म। समझो, नगरों के प्रमुख कार्य, यानी सोचो तुम किसी नगर को क्यों जाते हो। तो नगर हम जाते हैं किसके लिए? किसी वाणिज्य कार्य करने के लिए, व्यापार को करने के लिए, संचार की सुविधा, व्यापार की सुविधा, परिवहन की सुविधा। तब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना किसका काम? नगरों का काम। कोई डाउट? मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सहत ग्रामीण बस्ती की व्याख्या कीजिए। सहत ग्रामीण बस्ती का मतलब होता है कि वैसी बस्तियां, गांव में तो ऐसे घर दूर दूर में हुआ करती है जिसको कहते हैं परकीर्ण। परकीर्ण बस्ती आपने पढ़ा होगा कि गांव की जो घरें होती हैं वो दूर दूर में हुआ करती है। लेकिन सहत बस्ती का मतलब हुआ सघन, उसको आप कहिए सघन। किताब में लिखा हुआ था सहत, लेकिन वैसे बोलेंगे उसको हम लोग सघन। यानी कि जब घर एक दूसरे से सटी सटी हो, मकान एक मकान दूसरे मकान से काफी नजदीक नजदीक में हो, और जो सड़क है ना उसके किनारे तो लोग बसे होंगे ही, साथ साथ सड़क के विपरीत शायद दूसरी तरफ में भी लोग बसे होंगे, माने काफी घना बस्ती होगा, तो उसको कहेंगे सघन ग्रामीण बस्ती। ठीक है, वही पूछ रहा आपसे कि सहत ग्रामीण बस्ती, इसको सहत ना बोल के क्या बोलेंगे हम लोग? सघन ग्रामीण बस्ती। यानी वैसी ग्रामीण बस्तियां जहां पर घर एक दूसरे के काफी सटी सटी हो, लोग एक दूसरे से काफी नजदीक नजदीक में बसता हो, सड़क किनारे के मकान के अलावे सड़क के और दूसरी तरफ में भी, माने जहां सड़क नहीं भी है वहां पर भी छोटी छोटी गली बना करके लोग रह रहे हो, तो उसको कहते हैं हम लोग सघन बस्ती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता सुनना। यूरोप में कौन कौन सी नदियां मैदानों के सघन बस्ती के विशिष्ट स्वरूप को देखने को मिलता है। यानी आप ऐसा बताएं कि यूरोपीय देश में ऐसी कौन सी नदियां हैं जहां पर सघन बस्तियां देखने को मिलती है। तो याद रखेंगे, यूरोप में एक वोल्गा नदी है और एक डेन्यूब नदी है। इन दो नदियों के किनारे आपको सघन बस्तियां देखने को मिलेगी। कौन कौन? तो वोल्गा नदी और डेन्यूब नदी, ये दोनों व्यापारिक नदियां हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा सघन बस्तियां देखने को मिलती है। प्रश्न क्या कहा आपसे कि यूरोप में वो कौन कौन सी नदियां हैं जहां सघन बस्तियां देखने को मिलती है। तो आप नाम याद रखेंगे, डेन्यूब और वोल्गा नदी, जहां पर सघन बस्तियां देखने को मिलती है। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 4 है, एक अवैध बस्ती को परिभाषित करने वाली 3 विशेषताएं कौन कौन सी होती है। यानी कोई एक अवैध बस्तियां हैं
और उसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो याद रखेंगे भौतिक, सामाजिक और वैधानिक विशेषताएं जो है वो किसी अवैध बस्तियों को परिभाषित करने के लिए जरूरी होती है। यानी कोई अवैध बस्तियां, उसके कारक कौन कौन? तो भौतिक, सामाजिक और वैधानिक। ये तीन नियम जो है या तीन बातें अगर आपको जानकारी मिल जाए तो किसी भी अवैध बस्तियों को आप परिभाषित कर सकते हैं। अवैध का मतलब नहीं समझे तो मैं समझा दूं आपको। अवैध का मतलब होता है कि जिस जमीन पर लोग अपना अधिकार ना मान करके सरकार की जमीन पर जब घर बनाते हैं तो उसे अवैध बस्तियां कहते हैं। ये अनाधिकृत बस्ती भी उसको कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। भारत के कौन कौन तीन महानगर 2000 में यानी कि सन 2000 में 10 लाख की जनसंख्या वाले हैं? यानी कि ऐसे कौन कौन से महानगर जो सन 2000 की बात कर रहे हैं गिनती के अनुसार, जहां की आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? कितनी आबादी है? 10 लाख। नहीं लिखेंगे 2000 में भारत में मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है? यानी हमने 2000 ईस्वी में जब जनगणना किया तो भारत में कुछ ऐसे शहर मिले जो मिलियन सिटी के रूप में थे। तो कौन कौन मिलियन सिटी यानी 10 लाख की जनसंख्या वाली थी? तो वो शहर थे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। क्लियर? अब आगे चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा इसे खेलते हैं। भारत में नगर को परिभाषित करने वाले जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त दूसरा मापदंड क्या है? देखिए हमारे भारत में जब 1991 में जनगणना हुई तो किसको नगर में रखेंगे इसके लिए एक परिभाषा दिया गया। क्या क्या? तो पहले की प्रत्येक नगर में कम से कम आबादी 5000 हो, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति निवास करती हो और उस नगर के 75% आबादी गैर कृषि कार्य में लगी हो। अगर तीन नियम का अगर कोई भी शहर पालन कर रहा है जगह तो उसको हम लोग नगर में रखेंगे। गांव है, गांव में 5000 क्या 7000 आबादी हो जाए, लेकिन अगर वहां के 75% लोग गैर कृषि कार्य में नहीं लगे हैं, अधिकांश कृषि कार्य में ही लगा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रामीण क्षेत्र। लेकिन वही अगर गांव 75% लोग गैर कृषि कार्य में लग जाए तो उसी गांव को हम लोग बोलेंगे नगर। ठीक है ना? अब आप समझ गए कि नगर के अलावे यानी कि नगर में जनसंख्या के आकार के अलावे क्या 75% आबादी गैर कृषि कार्य में लगी होनी चाहिए। अगर किसी को नगर घोषित करना है तो जनसंख्या के अलावे क्या होनी चाहिए कि वहां की 75% आबादी गैर कृषि कार्य से लगी होनी चाहिए, तब वो समझेंगे कि क्या है? नगर है। क्वेश्चन नंबर आगे, उपनगरीकरण क्या है? तो हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था। उपनगरीकरण का मतलब होता है, समझना, जैसे मान लीजिए कोई एक शहर है ऐसे जहां आबादी घनी बसी हुई है, यहां पर व्यवसाय रोजगार हो रहा है, लेकिन इसमें इतनी घनी बस्ती होने के कारण लोगों ने क्या किया, इसके पास में ही तनिक हट के एक छोटा छोटा नगर, छोटा छोटा बस्ती बसा लिया। तो इसको भी कहते हैं हम लोग उपनगर। जैसे मान लीजिए ये हमारी पटना नगर है और पटना से हमने 2-4 किलोमीटर दूर दीघा, बिहटा इत्यादि में हमने क्या किया? नगर बसा दिया और यहाँ पर कॉलोनी बना करके लोग रह रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? उपनगर ही होगा। क्या? जैसे आप देखे होंगे फेसबुक पर बहुत सारे लोग बताते हैं कि नगर से मात्र 15 मिनट की रास्ते पर, 15 मिनट की दूरी पर अब आपको मकान मिलेंगे किराए पर, सस्ता प्लॉट। क्या 15 मिनट का मतलब समझ रहे हो ना? 15 मिनट जैसे ही वो कह दिया समझिएगा 15 किलोमीटर दूर। 15 मिनट कहने का मतलब 15 किलोमीटर दूर। अब उतना दूर जा करके हम लोग वहां पर क्या करते हैं? कॉलोनी बनाते हैं और वहां पर हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे घर बना करके सब रहते हैं। नगर हम लोग थे, नगर से दूर में जाकर के रह गए तो वो क्या कहलाता है? उपनगर। नगर का ही भाग है लेकिन उपनगर कहलाएगा। क्लियर? समझ में आई बातें? चलिए, तो उपनगर समझ गए कि नगर से दूर छोटे छोटे मकान कस्बा बना करके अगर हम वहां पर रह रहे हैं तो हमारा कहलाता है उपनगर कहलाता है। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चलते हैं 8 की तरफ।
समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, आवास। देखिए आवास तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। आवास का मतलब होता है रहने की जगह, जहां कोई भी जीव जीवन यापन अपने सुचारू रूप से करते हैं और अपने जीवन की हर एक वस्तु को पूर्ति कर पाते हैं, वही उसके लिए आवास है। हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी सारी सुविधाएं यहाँ पर पूर्ति हो रही है, तो हमारे लिए यह आवास है। कोई जीव पानी में रह रहा है, वो अपनी जीवन की सारी आवश्यकताएं पानी में ही पूर्ति कर लेती है, तो उसके लिए आवास, यानी मछली के लिए पानी क्या है, आवास। एक छोटी सी पक्षी जो घोंसले से अपनी आवास बनाती है, उसकी आवश्यकता वहीं से पूरी हो जाती है, तो वो उसके लिए आवास है। आवास का मतलब रहने की जगह जहां पर उसे आराम से जीवन यापन कर लेता है। एक लकड़ी के नीचे, लकड़ी है सड़ रही है, उसके नीचे दीमक होता है जिसको व्हाइट एंट कहते हैं, उजली चींटी, वो भी अपने लकड़ी के नीचे ही जीवन यापन करता है, वो उसके लिए आवास है। तो आवास का मतलब समझ गया ना, कि रहने की जगह जहां कोई जीव सुरक्षित आसानी से हर सारी सुविधाओं को उपलब्ध कर लेता है, आवास कहलाता है। अब आगे पढ़ेंगे, बस्तियों के अध्ययन में उनके आकार, प्रतिरूप, स्थल, स्थिति एवं कार्य जैसे प्रमुख पहलुओं का अध्ययन क्यों किया जाता है। क्वेश्चन क्या कहा, बस्तियों के अध्ययन में उनके आकार, प्रतिरूप, स्थल, स्थिति, कार्य जैसे प्रमुख पहलुओं का अध्ययन क्यों किया जाता है। देखिए कोई भी आवास अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो इन सारी बातों का, किन किन बातों का, तो पहले उसके आकार, उसके प्रतिरूप, उसके स्थल, स्थिति, इन सारी बातों को आपको ध्यान देना होता है, तब जाकर के आप एक सुरक्षित आवास की ओर चलते हैं। देखिए बस्तियां तभी सही अध्ययन होता होगा जब उसके आवास में आकार, स्थल इत्यादि का अध्ययन होगा। जब अध्ययन इनका नहीं कर पाइएगा तो अब आवास की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जैसे देखिए आपने पढ़ा गोल आवास, रेखीय आवास, इसका मतलब क्या, आवास का ये आकार है, जब ये गोल आकार होगा आवास, इसका मतलब या तो कोई हरे भरे मैदान में होंगे या झील के किनारे होगा। रेखीय आवास कह दिया, इसका मतलब है कि सड़क के किनारे किनारे होगी। तो सड़क के किनारे किनारे जो आवास होती है वो ज्यादा सघन नहीं होती है, लेकिन जो वृत्तीय होगी तो वो ज्यादा सघन होगी। तो इसका मतलब है कि किसी आवास का आप अध्ययन करने जा रहे हैं, तो अध्ययन करने के लिए सही सही जानकारी होने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके प्रतिरूप, स्थल, स्थिति, कार्य इत्यादि का अध्ययन होना जरूरी है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक राउंड थोड़ा सा पीछे हम लोग देख लें क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया नगरों के काम। तो नगर का क्या क्या काम बताया हमने, तो हमने बताया कि जहां हम लोग किसी भी काम के लिए, परिवहन के लिए, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए जाते आते हैं, वह नगर का काम है। फिर हमने बताया कि संग्रहित ग्रामीण बस्ती क्या है, तो वैसी बस्ती, यानी उसको सघन बोलेंगे, वैसी बस्ती जहां हम लोग भिन्न प्रकार के लोग घर आपस में सटा सटा करके बनाते हो, यानी एक घर दूसरे घर के काफी नजदीक हो। तीसरा हमने बताया यूरोप में कौन कौन सी नदियां, तो 2 नदी हैं, एक वोल्गा नदी और एक डैन्यूब नदी, जहां पर आबादी घनी बसी हुई है। तीसरा हमने बताया कि अवैध बस्ती किसे कहेंगे, तो अवैध बस्ती वह बस्ती जहां पर सरकार के जमीन पर लोग घर बना देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग अवैध बस्ती। और अवैध बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन थे, तो अवैध बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक में हमने देखा नंबर 1 भौतिक, सामाजिक और वैधानिक। भारत के कौन कौन से 3 महानगर, तो 3 महानगर में कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 3 महानगर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, यानी मेगा सिटी, सॉरी वो मिलियन सिटी में आती है। फिर हमने देखा भारत को नगर को परिभाषित करने वाले आकार, तो कम से कम वहां 5000 आबादी होनी चाहिए, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति निवास करे और वहां की 75% आबादी गैर कृषि कार्य में लगी हो, तब बोलेंगे। फिर हमने कहा उपनगरीकरण क्या है, तो नगर के आसपास में ही हमने कोई नगर स्थापित कर दिया तो उसे कहते हैं उपनगर। फिर हमने बताया आवास क्या है, तो जहां लोग घर बना करके आराम से रहते हैं तो उसको कहेंगे हम लोग आवास। नहीं, अब चलते हैं आगे। 10 है संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रामीण बस्ती के निर्धारण की ऊपरी सीमा कितनी है। यानी कि देखिए हमारे भारत में यह कहा गया कि जहां की आबादी 5000 होगी तो हम उसको कहेंगे नगर, लेकिन अमेरिका कहता नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ अगर
मान लीजिए 2500 ही जनसंख्या अगर किसी बस्ती में हो जाए तो उसको कह देंगे हम लोग नगर। समझ रहे? हमारे भारत में कितनी जनसंख्या? 5000। हमारे भारत में कितनी? 5000। तब हम उसको नगर की श्रेणी में रखेंगे। मान लीजिए आप जिस गांव में रह रहे हैं, इस गांव की आबादी कितनी हो जाए? 5000 हो जाए, तो हम इसको किस में श्रेणी में रख देंगे? लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, हमारी आबादी कितनी हो जाए? 25 अगर हो जाए किसी जगह का, तो हम उसको नगर में रख देंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे। बस्तियों के आकार तथा कार्यों का संबंध किससे होता है? देखिए, बस्तियों का आकार तथा कार्य का संबंध जो होता है आवास के आकार के प्रतिरूप होता है। यानी जहां सघन बस्तियां ज्यादा होगी ना, तो समझिएगा कि वहां के लोग गैर कृषि कार्य में अधिक लगे होंगे। लेकिन जहां की बस्तियां जो है रेखीय होगी, वहां की आवास के लोग कम गैर कृषि कार्य में होंगे। यानी सड़क के किनारे किनारे लोग अगर ज्यादा बसे होंगे तो आबादी कम होगा, सीधी सी बात है। तो वो लोग ज्यादा कृषि कार्य और पशुपालन में लगे होंगे। लेकिन जहां सघन बस्तियां होगी, खूब एकदम वृत्ताकार रूप में होगी, तो आबादी ज्यादा है। इसका मतलब वहां कृषि से काम चलने वाला नहीं है, तो वहां के लोग ज्यादा व्यवसाय रोजगार में लगते हैं। क्लियर? तो यानी कहने का अर्थ है कि किसी बस्ती के आकार तथा कार्य का संबंध उस आवास के आकार के प्रतिरूप होता है। माने अगर वो रैखिक है तो रैखिक, और सघन है तो सघन। यानी कहने का मतलब अगर रैखिक होगी तो वहां के लोग प्राथमिक कार्य में लगे होंगे, ठीक है, सघन होगी तो द्वितीय तृतीय कार्य में लगे होंगे। समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती को परिभाषित कीजिए। यानी भारतीय जनगणना के अनुसार, भारत में जनगणना हुई, उसके अनुसार नगरीय बस्ती किसको कहेंगे? अभी तुरंत बता रहे थे कि 1991 में एक बार जनगणना हुई, तो एक शर्त रखा गया कि अगर कोई शहर, कोई नगर परिषद, कोई भी जगह जहां की आबादी कितनी हो जाए? 5000, प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या हो जाए? 400, और वहां के 75% आबादी गैर कृषि कार्य से अगर लगी हो तो उसको कहते हैं हम लोग नगरीय जनसंख्या। आशा है समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतने ही। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मात्र 12 क्वेश्चन। द इंड लिखा हुआ है, इसका मतलब इतनी ही क्वेश्चन होगी। तो बाकी कल मिलेंगे हम लोग। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो अभी तक देखे हैं आप, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदा दीजिए, कल मिलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।